होएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द नेचुरल एफर्ट एंड नेचुरल पोटेंशियल ऑलवेज मैटर हियर टू डिफेम एनीवन एक्चुअली, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है कोच कम किया जाए सर। आई थिंक इतना हैवली अगर कोच कर दिया जाएगा सर तो दिक्कत थोड़ी सी आएगी। बच्चे का खुद का इन्वॉल्वमेंट बहुत बिहेवियर टेस्ट है इसमें, और आईक्यू लेवल जैसी चीज़ सर, OIR की जब बात करें तो आईक्यू लेवल जो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस फैक्टर 1 फर्स्ट क्वालिटी, ये प्योरली नॉन ट्रेनेबल है। रीजनिंग के क्वेश्चन रीजनिंग सॉल्व करिए, ये अच्छी बात है, ये अपने इंटेलिजेंस पर ध्यान रखिए। आप सुडोकू खेलिए तो उससे आपका आईक्यू लेवल अच्छा बनेगा। आप कुछ भी रिबिक क्यूब सॉल्व करिए, जो काम आपका आईक्यू लेवल बढ़ाता है उसके ऊपर काम करिए, आपका OIR अपने आप अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आईक्यू लेवल का टेस्टिंग यहीं तक नहीं है सर, हर स्टेज में वो चीज़ दिखाई देती है। बिल्कुल कोई क्वालिटी इफेक्टिव लिखना है भाई, यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, ही वॉज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। आप अपने आप को उससे कंपेयर मत करिए, कभी किसी को फॉलो मत करिए। उस दिन जिस दिन आप किसी को अति से ज़्यादा फॉलो करने का मतलब है आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, इंडिविजुअल को मत करिए। बड़े हम गाइड भी करते हैं सर, और ऑब्वियसली एक बार पेमेंट लेके साल भर मौका देते हैं कि दोबारा आओ, तिबारा आओ, 4 बार आओ, तब तक आओ जब तक आप खुद को उस चीज़ को बेहतर ना कर लो। और मुझे लगता है यही बेहतर करने की प्रक्रिया आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। बिल्कुल। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका, और लगातार एक्साइटमेंट जिस तरह के SSB डेट्स को लेके हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रमशः हर एंट्री को लेके हमने बात की, हमने जैग एंट्री को लेके बात की, हमने NCC एंट्री को लेके बात की, हमने ऑब्वियसली SSC टेक एंट्री को लेके बात की, हमने इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके बात की, लगातार NDA एंट्री को लेके बात की। बट देश का एक बड़ा बृहद डिमांड था कि सर आखिर AFCAT एंट्री को लेके कब बात होगी। मुझे लगता है जब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात की जाती है तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इस देश के अंदर सबसे बड़ी एंट्री की बात कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन की बात कर सकते हैं, तो वो AFCAT एंट्री के तौर पे निकल के आता है। और ऑब्वियसली 9 अगस्त से आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है और लगातार आप अपने डेट को सिलेक्ट कर चुके हैं और अलग अलग SSB सेंटर्स पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कुछ वो बारीकी, वो अहम बातें हम समझाएं जो आपको वाकई में मदद करेंगी SSB में बेहतर कर पाने के लिए, और साथ ही साथ एड ऑन करेंगे कि किस तरह बीइंग अ मेडिकल सी क्लासेस हम आपको गाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे हर प्लेटफॉर्म से, चाहे वो ऑफलाइन का स्टैंडर्ड हो और चाहे ऑनलाइन का स्टैंडर्ड हो। तो आज का सेशन काफी खास होने वाला है। जितने भी AFCAT एस्पिरेंट हैं देश के, मैं कह देना चाहता हूं कि अगर SSB में आप पहुंच रहे हैं, SSB जाने वाले हैं, तो ये सेशन आपके लिए खास होने वाला है। तो खुद भी देखना है और अपने सारे फ्रेंड्स को भी दिखाना है, इससे आपको कुछ सीखने को मिले। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन सर आपका शो में। एंड ऑब्वियसली सर लगातार वी आर मेकिंग अ सीरीज एंड इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग। जितने भी लास्ट सेशन हमारे हुए कैंडिडेट्स का सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड दे आर लर्निंग समथिंग न्यू सर। तो आज कुछ उसी न्यू लर्निंग की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं सर। तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि AFCAT एंट्री को लेकर कुछ बातें जो अहम हैं और जो ज़रूरी हैं SSB पॉइंट ऑफ व्यू से, और AFCAT एस्पिरेंट होने के लिए किस तरह के थॉट प्रोसेस और मेंटालिटी को उनको अभी से बिल्डअप करना चाहिए। सर AFCAT क्योंकि इनमें इनटेक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा जी, मतलब इनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों की आती है। तो पहली चीज़ तो स्क्रीनिंग का बड़ा मसला होता है इस एंट्री के साथ कि रिपोर्टिंग ज़्यादा है, रिटेंशन कैपेसिटी कम है, वो लिमिटेड ही रहेगी। तो यहाँ पर OIR पे बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों पर इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, देयर OIR एंड देयर नरेशन ऑफ स्टोरी। ये अगर अच्छा है, एयरफोर्स में देखिए वैसे भी इंग्लिश हमेशा एक पार लैंग्वेज चाहिए कि टू द पार अगर ये है तो उस लेवल पर तो आप बात कर सकते हैं जी। अगर उससे नीचे आप बात कर रहे हैं तो एयरफोर्स जैसी एंट्री के लिए थोड़ा सा चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। तो दे नीड टू बी वेरी गुड विद देयर नरेशन पार्ट। तो बड़ी बढ़िया बात कह दी सर आपने, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर इस चीज़ को लेकर हल्का सा डिमोटिवेशन भी क्रिएट हो जा रहा है। जैसे आपने कहा कि सर बुलाया तो ज़्यादा जा रहा है कि 300 400, बट ये सच है, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि बोर्ड का जो रिटेंशन पॉइंट है वो तो उतना ही है। अगर भाई नंबर आप जो है ऑफिसर्स की जिस तरह से संख्या है 30 40 या मैक्सिमम वो 50 तक कैरी कर सकते हैं, जो हमें पता है टेक्निकली और जितना हमारा बोर्ड कैरी करता है एक टाइम में, बट बुलाया ज़्यादा लोगों को गया, स्क्रीन आउट किया गया वो। तो सर ने बहुत बड़ी बात स्टार्टिंग में आपके लिए कह दी है कि लाइक वाकई में उस 40 कैंडिडेट में अपनी जो है आपको जगह बनानी है तो 2 चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। आपका OIR टेस्ट, दैट मीन उसमें आप कैसा ग्रेड ला रहे हैं, और पहले ही कि ड्यूरिंग जो है जब आपका PPDD टेस्ट चल रहा हो, तो जब आपको डिस्कशन से पहले नरेशन का मौका मिलता है तो उस दौरान आप एक बेहतर नरेट करें। और जैसे कि कहा गया कि सर बीइंग एयरफोर्स कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, इट्स रियली मैटर अ लॉट, ये बहुत मैटर करता है। सर अगला प्रश्न मैं बढ़ूंगा, क्योंकि ये डिस्कशन केवल इस विषय को लेके नहीं है कि लाइक हम केवल SSB पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बहुत सारी और बातें हैं जो हम कवर करेंगे। मैं एक अच्छी बात सर ऐड करना चाहता हूँ कि AFCAT ही एक ऐसी एंट्री इस देश में सर कि 2020-21 2 साल कोरोना की वजह से सब कुछ सफ़र किया सर, देश में सब कुछ बंद हुआ, चीज़ें रुक गई, बट आई कैन से प्राउडली कि दिस इज द ओनली एंट्री इन अ कंट्री
कि इसका फैब एंड अगस्त में एग्जाम होता है सर। इसने 2020 में भी फैब में अपने एग्जाम कराए सर, अगस्त में अपने प्रॉपर एग्जाम कराए सर, फिर से 2021 में हम आ गए हैं, फैब में इन्होंने एग्जाम करा दिया सर, और अगस्त की डेट हमारे सामने क्या है, क्लियर है। बच्चों को एक सस्पेंस भी चल रहा था कि एडमिट कार्ड थोड़ा सा सर डिले हुए हैं, 9 अगस्त शेड्यूल था पहले से सर, बट ये है कि 3-4 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, तो बहुत चिंता का विषय नहीं है सर। इस बार इनका शेड्यूल जो डेट का लगा है वो 28, 29 और 30 अगस्त को शेड्यूल है। तो दे नीड टू फील प्राउड कि कैसा एफकैट ने सिस्टम डेवलप किया सर, कि जहाँ पे उसको कोई चीज़ नहीं रोक पाई, कोई सिस्टम नहीं रोक पाया। जी बिल्कुल सर। तो मतलब ये मायने रखता है कि सर एंट्री की कितनी ऑथेंटिकेशन है, और सबसे बड़ी बात कि नंबर ऑफ सीट सर। आई थिंक अगर हम किसी भी एंट्री की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी एंट्री के तौर पे हम देख सकते हैं, बिल्कुल नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा है सर। तो मुझे लगता है इस वजह से इनका मोटिवेशन लेवल तो हाई हो जाना चाहिए कि अगर वाकई में आप उन बेसिक कैपेबिलिटीज को, क्वालिटीज पे काम कर लेते हैं जो कि एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो ऑब्वियसली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बट सर अहम जो आ रहा है कि लाइक एक परसेंटेज बाउंड्री बहुत बड़ी लगी हुई है सर इनके पास। लाइक आपने भी ऐड भी किया कि सर बिहार और यूपी बच्चे जो कि ग्रेजुएशन में हैं, एडवांस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो कॉलेजेस उनको इतना स्कोर ही नहीं दे रहे हैं कि वो अपीयर हो पाए, एलिजिबिलिटी नहीं मेट कर पा रहे हैं सर। तो अमूमन क्या होता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं या जो प्रोफेशनल कोर्सेज से लोग आए हुए हैं जिन्होंने परसेंटेज इजीली गेन किया हुआ है सर, वो इसके लिए अपीयर हो जा रहे हैं। और सर यही वजह भी है जिस वजह से कहीं ना कहीं सफलता कम, क्योंकि वो उतने पैशनेट नहीं है। जो पैशनेट है उनको मौका नहीं मिला जी, और जो पैशनेट नहीं है रैंडम उन्होंने फॉर्म भर दिया, रैंडम उन्होंने एग्जाम दे दिया और रैंडम उनको एसएसबी देने का मौका मिल गया। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है सर। देखिए अगर एफकैट का पेपर भी आप कंपैरेटिवली वो आसान पेपर है, आसान है ना, और उसका रिटर्न क्वालिफाई करना बहुत आसान चीज़ है। अगर थोड़ी भी अच्छी तैयारी कर लेते हैं ये लोग, अपने आप को अपडेटेड भी रखते हैं, तो भी ये लोग रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे बड़े आराम से। और सर ग्रेजुएट लेवल पे जहाँ 2 एग्जाम यूपीएससी के हैं, दैट मींस सीडीएस सीपीएफ हम दोनों की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में तो सर एफकैट आसान है ही है सर। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जैसा अभी आपने कहा अगर एफकैट को मिल रही है, एनडीए में आप देखिए अराउंड 63 वैकेंसीज फॉर एयरफोर्स, सीडीएस में भी 60s के आसपास ही है, और यहाँ पर 350 वैकेंसी। तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सर। ये अलग बात है कि वहाँ से हम फ्लाइंग ब्रांच ही लेते हैं सिर्फ, यहाँ पर हमारे पास दूसरी लॉजिस्टिक्स है, अकाउंट्स हैं, बाकी ब्रांचेस जो है टेक्निकल जो है वो सारी एंट्रीज आ जाती हैं इसके साथ। मगर एक चीज़ और देखिए सर, इसको बनाने की वजह क्या थी, कितना ऑर्गेनाइज्ड रहे होंगे वो लोग। हमने आर्मी में 90s में 92 में पहला विमेन स्पेशल एंट्री बैच आया, और वही एक टाइम था। देखिए आईटी का जो बूम था इंडिया में वो 90s में था सबसे बड़ा, और इंडिया में शॉर्टेज जो थी आर्म फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी, वो 90s की वजह से हुई। सच बात है, क्योंकि लोगों का जो ध्यान था ना वो एकदम से इंजीनियरिंग या दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो गया, और आर्म फोर्सेस को अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ी। किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा सर, इजराइल या ऐसे देशों में तो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता, कल्पना से परे है। भारत जैसे देश में हम अपनी सेना का प्रचार दूरदर्शन पर या टेलीविजन पर कर रहे हैं, और न्यूज़पेपर में कर रहे हैं सर, मैगजीन्स में छाप रहे हैं, और कि आइए आमंत्रित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य था भारतवर्ष का 1990 के दौरान, और उसके चलते चलिए आर्म फोर्सेस के लिए तो एक आसान बात थी कि उन्होंने अपना जो डायरेक्ट इनटेक बढ़ाने के लिए डायरेक्ट एंट्रीज को शुरू कर दिया। नौबत देखिए सर, यूपीएससी गवर्नमेंट नौकरी से लोगों को इस कदर नफरत सी हुई उस समय, यूपीएससी जैसी एंट्री को अपना एंट्री बाइलिंगुअल करना पड़ा। उससे पहले तो वो सिर्फ इंग्लिश में पेपर लेते थे, उन्होंने बाइलिंगुअल कर दिया कि चलो भाई हमारा इंटेक भी बना रहे कुछ ना कुछ, है ना। और एयरफोर्स ने जब ये ऐड देना शुरू किया तो इन्होंने अपने सिर्फ कभी लॉजिस्टिक्स का निकाल दिया, कभी अकाउंट्स का निकाल दिया, कभी अलग अलग। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन सभी एंट्री को मिला करके एक एंट्री बना लें और सारी इंटेक जो है हम यहाँ से पूरी कर लें। दैट वाज द पर्पस ऑफ एफकैट, और वो जब से इन्होंने बनाया है सर, जैसा आपने कहा कि सारी चीज़ें रुक गई थी मगर इन्होंने नहीं रोका, तो जब से ये बनाया है इनकी फंक्शनिंग बड़ी स्मूथ रही है जी। बढ़िया, तो सबने मुझे लगता है पूरा इतिहास ही बता दिया इस चीज़ को लेकर के। आइए अब टेक्निकल पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्योंकि जो भी आप सब बैठे हैं सबसे बड़ा प्रश्न यही चल रहा होगा कि सर अगर हम स्क्रीनिंग हो गए हैं तो आगे अब हमें कैसे काम करना है। और स्क्रीनिंग के लिए सर ने बिल्कुल सही गुरु मंत्र दे दिया कि 2 चीज़ पे आप स्ट्रांगली काम करें। एक, अपने वाईआर पार्ट को स्ट्रांग कर लें, और पहली अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर करते हुए और अपने नरेशन पार्ट को बेहतर कर लें। अब सर मसला आता है कि लाइक जो भी बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक बड़ा फीडबैक ये भी निकल के आता है कि एफकैट एंट्री में बहुत ज़्यादा मेरिट आउट हो जाता है जी, और शायद ही और किसी एंट्री में इस तरह देखने को मिले, बट आपको बहुलता मिलेगी। आजकल यूट्यूब चैनल पे भी अगर हम बैठ जाएं तो मैक्सिमम कैंडिडेट दे आर कमिंग एंड दे आर गिविंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस
तो दे आर एफकैट जो है मेरे कॉन्फ्रेंस आउट या मेरिट आउट कहिए सर और 1 टाइम नहीं सर 4 टाइम 5 टाइम 8 टाइम नाउ दे फील प्राउड टू से दिस उनको ये लगता है कि शायद 4 टाइम 5 टाइम 8 टाइम हम जब कह देते हैं तो उससे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है कि हमारा अनुभव किसी से कम नहीं है बिल्कुल बट ऑब्वियसली आप आउट हो रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं आपको उस पर काम करना चाहिए और खुद भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और मुझे लगता है कि वही प्रक्रिया सही है बाकी सिखाना मैं बुरा नहीं मानता आप सिखा सकते हैं बट ये है कि ज़्यादा बार ये अहम नहीं रखता अहम ये रखता है किस लेवल का कंटेंट और सच्चाई हम डिलीवर कर पा रहे हैं बिल्कुल सर जितना जो आपने बात कही सर इस पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा देखिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपके रिकमेंड होने का कारण और बाहर जाने का कारण कभी बताया नहीं जाता है सो नो वन कैन मेक इट वेरी क्लियर अनलेस यू कैन नॉट असेस द इंडिविजुअल इन डेप्थ कि उसका साइक टेस्ट पूरा लिया है आपने उसका इंटरव्यू देखा है आपने उसका जीटीओ परफॉर्मेंस देखा है और उसके बाद आप किसी नतीजे पे एज अ इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे सर तो अगर ये तीनों चीज़ें हमने मिला करके एक साथ नहीं उसको जज किया है तो ये कभी तय ही नहीं किया जा सकता है कि वो लड़का क्यों रिकमेंड हुआ क्यों बाहर गया और सर ये बड़ी अहम बात हो भी जा रही है सर कि लाइक मैं आज के डिजिटल दौर में ये चीज़ देख भी रहा हूँ सर मुझे नहीं कहना चाहिए आई थिंक एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग देयर वर्क बट सर कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग है सर वो पूरी तरह से मास ट्रेनिंग जो है प्रोजेक्ट पे जा चुकी है जहाँ सर आइडियलिस्टिक बातें की जा रही हैं आइडियलिस्टिक बात इन सेंस सर कि बच्चे का मॉक नहीं लिया गया 1-to-1 सर जब तक आप आधे घंटे 40 मिनट एक कैंडिडेट को टाइम नहीं दे रहे हैं हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ उसमें प्रॉब्लम क्या है और उसे किस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है जब तक आप किसी बच्चे के OIR टेस्ट को नहीं कंडक्ट कर रहे हैं और उसे उसके ग्रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं स्कोर और रिजल्ट्स के माध्यम से हाउ विल डिफाइन कि आखिर उसका ग्रेड क्या है सर क्या ग्रेड है बिल्कुल सर जब तक बच्चा सर प्रॉपर ढंग से जो है साइकोलॉजी टेस्ट में नहीं बैठ रहा है और उसकी सर कॉपीज नहीं चेक हो रही हैं उसकी टैट बैट SRT ST कोई एनालिसिस नहीं किया जा रहा है सर हम किस आधार पे बता सकते हैं कि कैंडिडेट के अंदर सर कमी क्या सर 60 बच्चों को बिठा करके कोई साइकोलॉजी अगर बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है तो आप बताइए सर कैसे होगा वो काम वो 60 की साइकोलॉजी क्या उस अकेले से मिल जाएगी या 60 की बराबर हो जाएगी तो काम चल जाएगा एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग हिज ओन आइडेंटिटी उसका एक अपना अलग विचार है उस विचार के साथ वो सुटेबल है आर्म फोर्सेस में नहीं है वो एक अलग मुद्दा है लेकिन हमारा काम ये है कि उसको पहले इंडिविजुअली जज किया जाए कि वो किस दिशा में जा रहा है ना अब देखिए एक लड़का जैसे तमिलनाडु से आया आज आपकी क्लास में और उसने कहा कि सर आई वॉज स्क्रीन्ड आउट लास्ट टाइम वाई आई हैड नॉट बीन इन्फॉर्म द रीज़न मैंने कहा वाई शुड दे इन्फॉर्म द रीजन फॉर यू योर OIR इज नॉट गिवन टू यू कभी सेलेक्ट होने वाले को भी नहीं बताया जाता है कि आपका OIR क्या था और ना आप जैसा हमने कहा कि ना रिकमेंड होने के पर्पज है क्लियर किए जाएंगे ना नॉट रिकमेंड होने के ये बिहेवियर जो आपका है ये बिहेवियर टेस्ट है तो इसमें और IQ लेवल जैसी चीज़ सर OIR की जब बात करें तो IQ लेवल जो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस फैक्टर 1 फर्स्ट क्वालिटी ये प्योरली नॉन ट्रेनेबल है सर आप देखिए आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कितने भी लड़के को अगर ऐसा नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज़ है सर कि आप एक टेस्ट लीजिए और लड़का OIR 5 है और आपने उसको 2 दिन सिखाया और वो OIR 1 हो जाए ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज़ है 1-2 OIR का फर्क जरूर पड़ेगा वो ट्रेनिंग से आता है ये प्योरली नॉन ट्रेनेबल चीज़ है तो अपना IQ लेवल अच्छा ये लोग क्या करते हैं सर रटने लग जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन रीजनिंग सॉल्व करिए ये अच्छी बात है ये अपने इंटरेस्ट से करिए इसके अलावा इसके बाहर की चीज़ों पर ध्यान रखिए आप सुडोकू खेलिए उससे आपका IQ लेवल अच्छा बनेगा आप कुछ भी रिबिक क्यूब सॉल्व करिए जो काम आपका IQ लेवल बढ़ाता है उसके ऊपर काम करिए आपका OIR अपने आप अच्छा हो जाएगा है ना सर रटने से तो काम नहीं बनेगा और वो रटने से इंप्रूव भी नहीं हो सकता क्योंकि IQ लेवल का टेस्टिंग यहीं तक नहीं है सर हर स्टेज में वो चीज़ दिखाई देती है कोई क्वालिटी इफेक्टिव इंटेलिजेंस और वो दिखनी चाहिए सर वो GTO में भी दिखाई देगी वो साइक में भी दिखाई देगी ड्यूरिंग GD भी सर वो चीज दिखती है कि आप में इफेक्टिव इंटेलिजेंस है कि नहीं अबाउट द टॉपिक एंड कंटेंट तो सर प्रश्न यही बन रहा था अभी जैसे मैं एक प्रश्न शेयर कर रहा था सर कि कैंडिडेट वाज मीटिंग में तो सर उसको 2 दिन तक इंटरव्यू की क्लास ली गई एंड आई फील सरप्राइज कि 2 दिन तक इंटरव्यू की क्लास में हुआ क्या बेटा देन ही सेड कि सर ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए मुझे कि इंटरव्यू में बच्चे जो आते हैं उनको मैं कैसे देखता हूँ मैं उनको कैसे करता हूँ मतलब ही वाज शेयरिंग द ऑल एक्सपीरियंस तो मैंने ये कहा कि बेटा तुम कहाँ पता चला तुम्हें उन एक्सपीरियंसेस से तुम खुद को क्या जज कर पाए ओवरऑल तो सर मुझे वो चीज नहीं करनी है जो उस कैंडिडेट ने किया तो मैंने कहा तुम्हें क्या करना है पहले तो ये क्लियर कर लो यार एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि तुम्हें क्या लगता है कि इंटरव्यू में हर कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन अलग अलग आते हैं द क्वेश्चंस आर सेम सर
बट उन्हीं सेम क्वेश्चन में आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है सर, यही तो आइडेंटिफाई करना था। तो आप तो अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स की ओर जा ही नहीं रहे हैं, आप तो कोशिश कर रहे हैं किसी और के पर्सनालिटी ट्रेट से हम लर्न कर लें और उन्हीं चीजों को क्या कर ले जाएं। तो सर मॉक सेशंस नहीं हो रहे बच्चों के, एंड द कंडीशन इज दैट कि इस वजह से कभी भी इंडिविजुअल एनालिसिस नहीं हो रहा है सर। और एक अजीब सा भ्रम भी है, मैं नहीं कहना चाहता बट ये सर चीज कहीं ना कहीं है बच्चों के अंदर कि उन्हें अच्छे ढंग से सर जो है बैलेंस भी कर दिया जाता है ब्रेन से कि अब यही सही है सर। उन्हें कहानियां रटा दी जा रही हैं, उन्हें इंटरव्यू के क्वेश्चंस रटाए जा रहे हैं सर कि ये क्वेश्चन है तो ये जवाब देना, ये चीज सर ये कितना गलत है। बिल्कुल सर, और यही सर रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बना। और कहीं कि बच्चों में भी गलती है सर, मैं ऐड करना चाहता हूं क्योंकि ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इनको ऐसे क्वेश्चंस लिख के दे दे जवाब, स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है सर। बिल्कुल, इन्हें साइकोलॉजी के सर स्टोरीज लिख के दे दी जाए, वही स्टोरी जाके वहां लिख देंगे सर। वो पहले से आदत पड़ गई, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टोरी क्या हो सकती है। और एक बड़ी मजे की बात बताऊं सर, आप किसी बच्चे को देखिए, अगर उसको कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट मिल जाए तो उससे उसका पहला सवाल होता है जी आपको क्या क्या पिक्चर दिखाई गई थी, अच्छा आपने क्या स्टोरी लिखी थी, अच्छा जो उसने स्टोरी बता दी वो इसकी फाइनल स्टोरी हो गई, वही लिखना है। भाई यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, ही वॉज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। आप अपने आप को उससे कंपेयर मत करिए, कभी किसी को फॉलो मत करिए। उस दिन जिस दिन आप किसी को अति से ज़्यादा फॉलो करने का मतलब है आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, इंडिविजुअल को मत करिए। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते हो उस इंस्ट्रक्शंस के साथ तब तक आप सिलेक्शन से दूर हो। चाहे कोई भी ट्रेनर हो आपके लिए, आप जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं हो उस चीज़ के अंदर तब तक आप सिलेक्शन से दूर हो। और कब इन्वॉल्व होगे, जब कोई आपको ये चेक करेगा कि आप कोई इंडिविजुअली आपको चेक कर ले कि जी आप कितना इन्वॉल्व हो इसके अंदर। एक ही जवाब सर, अब देखिए कैप्टन मनोज पांडे, अ यंग फेलो फ्रॉम सैनिक स्कूल, ही वन परमवीर चक्र, बट इन हिज इंटरव्यू व्हाट ही रिप्लाइड, आई वांट टू विन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जॉइनिंग आर्मी, ही सेड आई वांट टू विन दिस परमवीर चक्र। सो आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा करके देख लीजिए सर, आज की डेट में कोई ये सुझाव नहीं देगा कि जाकर के ये जवाब देना। खास करके जो लोग ये कहते हैं कि ये सवाल आता है कि व्हाट इज वाई यू हैव ऑप्टेड आर्म फोर्सेज एज योर करियर, उसमें समझाने वाले लोग, सिखाने वाले लोग कभी ये बताते ही नहीं है कि आपका रीज़न क्या है। सर हर एक का अपना अपना रीज़न होता है किसी भी चीज। और वो लड़का वो कह करके भी बन गया था, ही इज़ अ हीरो फॉर नेशन नाउ, ठीक है। तो कोई ये जाकर के कह दे कि जी मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ इसलिए मुझे फौज में आना है, इट सीम्स सिली बट इट वाज राइट फ्रॉम कोर ऑफ हिज हार्ट, वो दिल से कही बात थी सर। तो जो आप कह रहे हैं बार कही जा सकती है, बार बार नहीं कही जा सकती सर। ये देखिए आप किसी से 1 घंटा बात कर लीजिए, साफ समझ में आता है कि ये बनावटी है या ये सही से दिल से काम कर रहा है। शेर बनिए, शेर की खाल मत ओढ़िए। बिल्कुल सर, तो आप दिल से चेंज हो जाइए, बनावटीपन की कोई स्कोप नहीं है सिलेक्शन बोर्ड में। एक्चुअली हम आज इस बड़े बेसिक मुद्दे को उठा भी रहे हैं। आई नो टिपिकल गाइडेंस इनको पूरे देश में मिल रहा है कि स्ट्रैटेजिक साइकोलॉजी में ये करना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है, बट असल में मेरा ये मानना है कि सर पूरा टेस्टिंग बहुत ओरिजिनल है एंड एक फ्रेम में आप टेस्ट किए जा रहे हैं। बस जरूरत है कि उस फ्रेम में जो आपकी वास्तविक पर्सनैलिटी है उसको आप निकाल करके लाएं, निखार करके लाएं, और ये आपकी जिम्मेदारी है। एफकेट एंट्री के लिए सर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, जैसे देखिए सर एयरफोर्स बोर्ड्स जो है सिलेक्शन बोर्ड्स, ये सिर्फ अकेले ऐसे होते हैं जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट को नहीं मानते हैं। ये रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट से अलग काम करते हैं। नेवी और आर्मी दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट, ये वायुसेना भवन के अपने इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं इनके, तो ये पैटर्न अलग है। फिर भी जब असेसमेंट की बात आती है या टेक्निकल सपोर्ट की बात आती है तो वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट जो होता है वो DIPR से ही मिलता है, इनको भी और उनको भी। तो जब आपका टेक्निकल सपोर्ट एक जगह से ही आ रहा है तो प्रोसेस भले आपका बाद में कौन हैंडल कर रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं, जो असेसमेंट हो रहा है वो तो उसी नॉर्म्स पर हो रहा है, वही 15 क्वालिटीज़ हैं, वही 4 फैक्टर्स हैं, उसी के बीच में हर असेसर आपको चेक कर रहा है और लास्ट में नतीजा भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर निकलने वाला है। वेरी राइट सर। और मुझे लगता है कि डिस्कशन बड़ा नेचुरल होता जा रहा है। आई थिंक दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे नीड टू लर्न सर, क्योंकि अगर अभी भी इनके ब्रेन में भ्रम है कि ये खुद की पर्सनालिटी इंटरव्यू में ना दिखा के किसी और के द्वारा ट्रेन की गई पर्सनालिटी दिखाएंगे सर, तो दैट विल नॉट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट, बिकॉज तुम्हारे जैसे 10,000 लोगों का इंटरव्यू लेके वो बैठा हुआ है एंड ही इज वेल अंडरस्टैंड कि कौन आया है, कहाँ से आया और कैसे आया है। और अल्टीमेट योर PIQ फॉर्म इज एवरीवेयर। हाँ, तुमने PIQ फॉर्म से ही झूठ भरा है तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी काउंटेड, बट अगर वो सत्य है तो वो PIQ फॉर्म आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को दर्शाता है और आपके दिए गए हर जवाब, हर एक्सप्रेशन, हर सिचुएशन जस्टिफाई कर देती है कि आप क्या हैं और कहाँ से आते हैं। बिल्कुल सर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि बी नेचुरल
एंड एग्जैक्टली सर हम लोग ट्रेनिंग में यही करते भी हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एक्चुअल थिंग वाया रेगुलर मॉक सेशन, वाया लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस, जिससे कि हम इंडिविजुअल को एनालिसिस कर सकें हर स्टेज पे, चाहे वो सर इंटरव्यू पार्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो बच्चे का जीटीओ पार्ट। सर जब आप इंडिविजुअल असेसमेंट पे जाएंगे ना, देखिए कई बार आपको अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे जिसको आप दिल से कहते हैं कि अभी जहाँ पर हो वहीं बने रहो, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं करेगा तो भी उसका काम हो रहा है। आप ट्रेनर हैं इसके मतलब ये नहीं है कि आप सबको बदलने लग जाएं, है ना। आप उसी को बदलिए जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में ठीक है उसको क्या बदलना है, उसको जाने दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए उसका, वो हो जाएगा। बीइंग ए ग्रेजुएट सर ये काफी मैच्योर हो चुके हैं सर, इन्होंने बहुत सारी एंट्रीज और भी दी होंगी, और कभी भी इनको ये देखना चाहिए सर ये क्या करते हैं, ये बदलाव लाना चाहते हैं। आप अपने आप को पॉलिश कर लीजिए, आपको दुनिया में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। पीपल कैन बी बेटर देन यू, ये है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया में सबसे जो अच्छा इंसान होगा उससे भी अच्छा कोई ना कोई निकल ही आता है, तो वो एक अलग मसला है। आपसे खराब भी बहुत सारे लोग होंगे, मगर आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता इस दुनिया में, नो वन कैन। तो अपने ऊपर विश्वास नहीं है इन लोगों को, और ये क्या करते हैं सर, ये जिसकी सुनते हैं उसके पीछे भागने लग जाते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड सर वन क्वेश्चन कि अभी क्या है कि बच्चा एफकैट का एंट्री, सर एफकैट के बच्चों का एसएसबी के एक्चुअल गाइडेंस में ना आने की एक वजह मैं और समझाता हूँ आपको। इसकी वजह है सर ये जो मेरिट आउट 10 बार लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं उस मेरिट आउट में अपनी पर्सनालिटी ढूंढने लगते हैं, और वो फिर मेरिट आउट आता है और इनको ढेर सारा गाइडेंस दे देता है, और इनको लगता है कि यही सब चीजें क्या हो गई, सही हो गया, ऐसा बोल देना, ऐसा कर देना, वो कर देना। Who the hell are you to telling that कि ऐसा कर देना, वैसा कर देना, वैसा कर देना? No, it's all about your personality test. कल को आप OIR में बैठेंगे तो अल्टीमेट आपको जवाब देना, आपका IQ लेवल है, वो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब मुझे आप बताएं कि उस IQ लेवल को डेवलप करने का रास्ता क्या है सर? आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना टेस्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हर टेस्ट के बाद एग्जैक्टली आपको अपने ग्रेड का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या मायने रखता है? वंस यू पार्टिसिपेटिंग फॉर द पीपीडीटी राउंड, आपको हेजी पिक्चर मिल रही है, वो स्टोरी आप क्रिएट कर रहे हैं बैठ करके, उसके बाद उस स्टोरी को नरेट करना आपकी जिम्मेदारी है, डिस्कस करना जिम्मेदारी है। बट ये सब कुछ करना क्या अकेले पॉसिबल है? नहीं सर, फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर ग्रुप सर। और एफकैट एंट्री का एक बड़ा, सॉरी टू इंटरप्ट यू यार, ये बड़ी मसले की अच्छा मुद्दा आपने बताया सर। ये देखिए एफकैट वाले इतना ट्रेनिंग लेकर के या इतनी बातें सुन करके आते हैं, इनको अच्छी अच्छी स्टोरी समझ में आती है। पीपीडीटी का पर्पस जो होता है, आपकी स्टोरी दो चीज़ों के ऊपर होती है, द बैकग्राउंड शोन टू यू एंड एक्शन ऑफ योर कैरेक्टर्स इन विच दे आर इन्वॉल्व। सर एफकैट एंट्री का ऐसी एक एंट्री है जिसमें आप देखेंगे कि इनकी पिक्चर सबसे ज़्यादा बाहर भागती है उसके फ्रेंड से। बिल्कुल, ये पहले से ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सर, कैरिड आइडिया लेकर के आते हैं, ये पहले से बनी हुई कहानी होती है, उसमें बीच में से थोड़ा मसाला जोड़ करके ये सोचते हैं ये कहानी हो गई स्क्रीनिंग की, और ये जो 12 है ये टीएटी के हो गए, ये पहले से बना करके लाते हैं घर से। ये बड़ा मसला है इन लोगों का, प्रोजेक्टेड स्टोरी। बिल्कुल सर। तो ये सर एक बड़ा चैलेंज है, और ऑब्वियसली हम इस बात को चेक, और आज हम बहुत खुल के बात भी कर रहे हैं बच्चे, बिकॉज वी वांट टू रियलाइज यू कि आप अपने आप में बहादुर हैं, कैपेबल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्टोरी बिकॉज यू आर एनफ मैच्योर, और आपको पता है कि ड्यूरिंग द डिस्कशन आपके विचार होंगे, ड्यूरिंग द नरेशन आपकी स्टोरी होगी, और अगर आप अपनी ही कहानी को, जिसमें उस कहानी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हीरो आप हैं, आप ही नहीं महसूस कर पा रहे हैं, उसमें आप जब कहानी बता भी रहे हैं तो आप किसी और कैरेक्टर को इमेजिन कर रहे हैं, तो कितनी रियलिटी आएगी, कितनी सच्चाई आएगी, और क्या सफलता का कारण बन पाएगा सर। तो ये बड़ा अहम है, और मुझे लगता है कि यही कड़ी साइकोलॉजी में भी लागू हो जाती है। बिल्कुल, आप कितने बनावटी जवाब दे रहे हैं और कितना एक्चुअल दे रहे हैं, और 3 फेज आप टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। आप दिमाग में इस बात को क्लियर कर लें कि आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, आप साइकोलॉजी में भी जा रहे हैं, और आप जीटीओ में भी जा रहे हैं। इतने सारे अभी आप नहीं हुए कि तीनों स्टेज में जो है आप सेम क्वालिटी आर्टिफिशियलिटी की मेंटेन कर ले जाएं, वो पॉसिबिलिटी है कि ऑटोमेटिक चेंज होएगा ही होएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द नेचुरल एफर्ट एंड द नेचुरल पोटेंशियल ऑलवेज मैटर लॉट। वही बात कर लेते हैं सर टेक्निकल लोगों के पीआई राउंड को। पीआई राउंड का भी तैयारी अलग ही लेवल का है, बिल्कुल प्लान्ड किया गया है कि इस प्रश्न का जवाब ये देना है। सर ये कहाँ तक सही है और ये कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है? कुछ सवाल ऐसे होते हैं सर जिसका कोई जवाब ही नहीं होता है। अब आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बट अब ये 23 साल के तो हो ही गए हैं, मेरे ख्याल 22-23 साल इनकी उम्र है सर। और ये जब सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं, कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है कि अमंग योर फादर एंड मदर हुम यू लव मोर, दे स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग। मुझे ये नहीं समझ में आया सर आज तक कि 23 साल 22 साल की उम्र में कितनी बार ये यंगस्टर ने घर में बैठ कर के ये राजनीति की होगी कि किसको ज़्यादा पसंद किया है। कोई करता है? आप बताइए दिल से, कोई घर के अंदर डिफरेंशिएट करता है? इन्होंने भी नहीं किया है। नहीं, खुद नहीं किया है, मगर क्योंकि वो पूछ लिया गया है तो कहते हैं आई एम मोर इंक्लाइन टू, मतलब आई हैव
ग्रेट बॉन्डिंग विद माई मदर, व्हाई नॉट विद योर फादर। 10 सवाल और खड़े हो जाते हैं, अरे इसका जवाब क्या है, सिंस यू हैड नॉट रियलाइज दिस, सिंस यू हैड नॉट नोटिस दिस, और सिंस यू हैड नॉट कैलकुलेटेड इट। तो जरूरत क्या है अनवांटेड चीजें बोलने की, आप हंस के मना भी कर सकते थे कि सर इन माय लास्ट 20 years आई हैड नेवर ट्राइड डूइंग दिस थिंग, और ये पॉसिबल भी नहीं पॉसिबल नहीं। तो आप हर चीज का जवाब ढूंढने लग जाते हैं, और वो क्यों, क्योंकि वो बनावटी पहले से तैयारी करना है कि ये सवाल तो क्या जवाब, ये सवाल तो क्या जवाब, वो पहले से तैयार होकर कौन इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा, फादर वाला कि मदर वाला, वो क्लास में पूछते हैं। केस इतने बता देते हैं, इफ द एसेसर इज जो है लेडी, पैरल यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है उस चीज की, नहीं तो इसमें भी डिसाइड कर लेंगे लेडी है तो लेडी रखना है, और मेल है तो मेल रख देना है हमें। चलिए ये इस तरह के भ्रम है सर जो लगातार देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग जीटीओ सर, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे सर, उतना फिजिकल एफिशिएंसी इनकी बेहतर नहीं रहती है, तो एक अलग तरह का भय इनके अंदर रहता है सर। तो फिजिकल एफिशिएंसी का कितना रोल है सर, और मेंटल एफिशिएंसी का कितना रोल है, दोनों का बैलेंस ये कैसे क्रिएट करें? सर मेंटल एफिशिएंसी हमेशा आगे रहेगी जी। सिलेक्शन बोर्ड में अगर इफ़ यू आर लुकिंग योर करियर एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, तो हमेशा दिमागी तौर पे मजबूत रहें। आपके दिमाग पे, आपके आइडियाज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है जीटीओ का, आपके फिज़िकल एफर्ट्स के ऊपर बिल्कुल कम ध्यान है, ठीक है। तो ये गलतफहमी आप हटा दीजिए कि आपने 6 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए थे इस वजह से आप रिकमेंड नहीं होंगे। आप 6 करेंगे, पास हो जाएंगे। वो करने का तरीका, आपका जो जज्बा है वो अलग हो जाए, और आपने जो पीजीटी में किया है, ग्रुप प्लानिंग में किया है, उसमें अलग चीज़ दिखाई देती है, वो समझ में आता है। योर एप्लीकेशन ऑफ योर एजुकेशन विच कम्स विद योर आइडियाज़, वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो ठीक है तो बाकी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। 15 क्वालिटीज़ में सर 6 ही नॉन ट्रेनेबल हैं, बाकी 9 तो ट्रेनेबल क्वालिटीज़ हैं। तो कोई भी एकेडमी अपनी ट्रेनिंग के दौरान उनको सुधार सकती है ट्रेनिंग के अनुसार, और हम बिल्कुल सुधार सकते हैं बिल्कुल इंडिविजुअल एनालिसिस। टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, आई थिंक हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत आपको गुड लक एंड बी पॉजिटिव फॉर द एग्जाम फॉर द एसएसबी, एंड अच्छे से करिए। ऑब्वियसली हम थोड़ा इस बात को इसलिए खुल के इतना की क्योंकि एक अजीब सा भ्रम था सर, तो मैं इतना क्लोजली गया। आई एम नॉट हियर टू डिफेम एनीवन एक्चुअली, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है कोच कम किया जाए सर। आई थिंक इतना हैवली अगर कोच कर दिया जाएगा सर तो दिक्कत थोड़ी सी आएगी। बच्चे का खुद का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और खुद को समझना, खुद को अंडरस्टैंड करना इज मोर इम्पोर्टेंट। बड़ा ताज्जुब होता है सर, देखिए इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे असेसर्स हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट इसके बीच में ये लड़के भ्रमित हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं होते हैं, जो अच्छे हैं भाई उनकी रिस्पेक्ट हमेशा होती है और दिल से रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग तो। मगर बात ये है कि कोच करने से ज़्यादा बेहतर है अगर उसको पॉलिश किया जाए, तो वो शायद लड़के का भविष्य ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सर जरूरत ही वही है, ज़रूरत। और कहते हैं सर कोच और पॉलिश में सबसे बड़ा अंतर हो जाता है, कोच करने के लिए आप सामने वाले को नहीं सुनते सर, अपनी मेथोलॉजी को आप उसके ऊपर डाल देते हैं सर, बट पॉलिश करने के लिए सर आपको उसको समझना पड़ता है। अनटिल आप उसको नहीं समझेंगे सर तो आप कभी भी उसको पॉलिश नहीं कर पाएंगे। सर देखिए, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा कोच कर दिया आपने, क्या होगा, उसका एक्सेप्टेंस लेवल, साइकोलॉजिकली प्रूफ चीज़ है ये उसका एक्सेप्टेंस लेवल अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वो सही और गलत का फैसला करने लग जाता है। उसको ये लगता है कि जो मुझे सिखाया गया है वो सही है, बाकी सब दुनिया में गलत है। तो वो जिस दिन आप सही और गलत का फैसला एसएसबी में करने लग जाएंगे, बिकॉज एसएसबी में देखो सही और गलत कुछ नहीं, नो वन कैन से इन दिस वर्ल्ड कि साइकोलॉजिकली ये चीज़ गलत है, सही है। साइकोलॉजिकली थिंग्स कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, राइट और रॉन्ग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोई साइकोलॉजिस्ट दुनिया में ये नहीं कहता है कि इट इज रॉन्ग, और इवन इट इज नॉट एक्सेप्टेड ओनली, यही बात है। साइकोलॉजी भी है सर कि कभी कभी किसी एज में उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आपका नजरिया अलग होता है, बट एक पर्टिकुलर एज के बाद उसी सिचुएशन को लेके आपका नजरिया अलग हो जाता है। इसका मतलब थोड़ी ना वो गलत है, ये सही है, वो एक्सेप्टेंस की बात है सर। और देखिए बड़ा मसला ये आता है कि जब ये ओवर कोच्ड हो जाते हैं तो इनका सिलेक्शन बोर्ड में एक्सेप्टेंस लेवल, क्योंकि ये ग्रुप में किसी की बात मानेगा नहीं, इसको लगता है कि जी मैं सही हूँ। और आर्म फोर्सेस में कभी भी ऐसा यंगस्टर नहीं पसंद किया जाएगा जिसका एक्सेप्टेंस लेवल लो है। एक्सेप्टेंस को अच्छा ये लोग समझते भी नहीं है, एक एक्सेप्टेंस लेवल के नाम पर ओवर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, दे बिकम्स यस मैन। जैसे हमारे पहले फील्ड मार्शल साहब थे सैम मानिकशा साहब, वो हमेशा कहते थे कि यस मैन इज अ डेंजरस मैन, तो दे बिकम्स यस मैन, ठीक है, ओवर प्रॉब्लम। चलिए सर बहुत बढ़िया, आई थिंक वी पुट इट अ लॉट ऑफ थिंग। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप गाइडेंस लीजिए, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, बट बेटा खुद की पावर को, खुद की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। और कई सारे टेस्ट ऐसे हैं पूरे एसएसबी जर्नी में जिसमें आपके पास आपका एक्चुअल फीडबैक होना चाहिए और ये ज़रूरी है।
तो सबको यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी गाइड करिए, किसी को भी मोटिवेट करिए, उसमें बुराई नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इस तरह से नहीं होना चाहिए जो उसको भ्रमित करे, जो उसको कंफ्यूज करे और उसको डाइवर्ट करे। एक्चुअल रियलिटी पे रह के बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उस बच्चे का अगर आप OIR एनालाइज किए हैं उसके ग्रेड को, आप बताइए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ड्यूरिंग PPDT उसके जिस कैरेक्टर, जिन प्रॉस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन है असेसर को, उन क्वालिटीज को आपने ग्रुप में बैठा के एसेस किया है, बिल्कुल आप उसको गाइड करिए, क्या बेहतर है, क्या गलत है, क्या सही है। ड्यूरिंग साइकोलॉजी उसका पूरा डोजियर आपने प्रॉपर उसी फॉर्मेट पे टेस्ट किया हो और डोजियर के आधार पे आपके पास एक एनालिसिस हो, एक मार्किंग सिस्टम, बिल्कुल उस बात को आपको करिए, कोई बुरी बात नहीं है। पर्सनल PI आपने उस बच्चे का लिया हो बैठ करके आधे घंटे 45 मिनट, और हर जो प्रॉस्पेक्ट हमारे C1 से लेके C6 तक के हैं उन प्रॉस्पेक्ट पे आपने एनालिसिस किया है कैंडिडेट का, उस आधार पे आप फीडबैक दीजिए, अच्छा लगता है। ग्राउंड टेस्टिंग की बात कर ले सर, रियल ग्राउंड पे ले जा करके जो ग्रुप एक्टिविटीज हमारी हैं उसके अंदर उसका क्या रोल था, क्या व्यक्तित्व था, क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो आपको देखने को मिले, उस आधार पे आप गाइड करें तो अच्छा लगता है। और हम इसी बात को रखना चाहते हैं पूरे देश के सामने कि एनालिसिस एक्चुअल, रियल और अप टू द मार्क होना चाहिए। और सर मैं प्राउडली कह सकता हूँ, बिकॉज मैं लगातार देख रहा हूँ सर, एज यू आर गिविंग द गाइडेंस इन एवरी प्रॉस्पेक्ट की आप लगातार हर चीज का इंडिविजुअल फीडबैक बच्चों को दे रहे हैं और उन्हें एहसास करा रहे हैं, और हम सच बोल रहे हैं सर। अगर आप में क्षमता है तो हम बताते हैं बिल्कुल आप अप टू द मार्क हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। और हमें सर पता है कि जहां गड़बड़ है हम गाइड भी करते हैं सर, और ऑब्वियसली एक बार पेमेंट लेके साल भर मौका देते हैं कि दोबारा आओ, तिबारा आओ, 4 बार आओ, तब तक आओ जब तक आप खुद को उस चीज पे बेहतर ना कर लो। और मुझे लगता है यही बेहतर करने की प्रक्रिया आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एंट्री FCAT, बिल्कुल पूरा देश हम चाहते हैं वेलकम टू मेजर कलसी परिवार। आइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम हैं, एक्चुअल ट्रेनिंग मिलेगी, एक्चुअल गाइडेंस मिलेगी, और सर तो एक एक चीज़ का बारीकी से नज़र रखते हैं और हर चीज़ साफ से आपको कोशिश करते हैं बताने का। बड़े सर स्ट्रेट भी हैं, कुछ पॉइंट को लेकर मैं देखता हूँ, अगर आप में स्ट्रेट अवे उन्हें गड़बड़ी दिख रही है तो स्ट्रेट अवे आपको गाइड कर देते हैं कि ये चीज़ गड़बड़ है, इसको सुधार लीजिए आप। और आप परफेक्ट दिखते हैं सर, सीधा कह देते हैं कुछ मत करना, नाउ थिंग्स आर गोइंग अप टू द मार्क। तो सर लास्ट में कुछ FCAT बच्चों के लिए आपकी तरफ से हो जाए। बिलीव ऑन योरसेल्फ। अभी तो एंट्री स्टार्ट हो गई है, जैसे हैं अभी अनवांटेड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं फील कॉन्फिडेंट, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। लाइवलीनेस, हंसमुख हो करके, क्योंकि इंजीनियरिंग करके आए हैं ज़्यादातर लोग, तो स्ट्रेस में चले गए हैं काफ़ी लोगों को, तो करियर का बहुत स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मत लीजिए, आप जैसे हैं अच्छे हैं और खुश होकर जिंदा दिली से जीना सीखिए। चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया सर सेशन में। थैंक यू वेरी मच सर। एवरीथिंग सर, आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आया हो। जैसा भी आपका थॉट एंड ओपिनियन हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए, और इन वीडियोस को ज़्यादातर शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है देश में एक सही और सटीक बात होना ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म से मिलेगा, एंड दैट इज MKC यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।